नमस्कार सभी को। आवाज बताइए, आवाज आ रही है जी? शुभम, सचिन, मनोज, नमस्कार सभी को। जी आवाज। दीपक, राम प्रताप, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी जी, राम राम, बिल्कुल आ रही है। आ रही है वॉइस। जी, राहुल, गोपाल, सोनम, दुर्गेश, सचिन, शुभम। तो कल जो हम थे उपनिषद पर थे जी। ठीक है जी, उपनिषद। साउंड्स क्लियर। हम उपनिषद पर थे कल। हमने कल उपनिषद को जाना था। ठीक है जी। जी, उपनिषद को जाना था हमने। और उपनिषद को हमने थोड़ा समझाया डायग्राम के माध्यम से, कुछ उसके पॉइंट रह गए थे। जैसे हमने लिखा था कि भी सबसे बड़ा उपनिषद नाच ट्विंकल, राहुल सभी को गुड आफ्टरनून जी। कि सबसे बड़ा उपनिषद, जी जनाब आ रही है गौरव। तो सबसे बड़ा उपनिषद लिखा था हमने कल, बृहद आरण्यक उपनिषद। तो पहले उपनिषद के कुछ पॉइंट, दो तीन पॉइंट तो लिखते हैं, इसको समाप्त करते हैं, फिर अगले स्रोत पर चलते हैं। तो पहले इसको समाप्त करते हैं। हमने कल लिखा था सबसे बड़ा उपनिषद बृहद आरण्यक था। राशि गुड आफ्टरनून। तो इसको समाप्त करते हैं पहले, फिर आगे नए पॉइंट पे चलते हैं। सबसे छोटा उपनिषद, छोटा उपनिषद मोंडोक्यो उपनिषद है। अब तो आपको एक बात बताता हूं। देखो, एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, आपने सुना होगा। मुंडकोपनिषद, ठीक है। और आपका मांडुक्यो, दोनों अलग है ये। ठीक है जी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है जी कि बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ठीक है। तो उसमें कठोपनिषद होगा। हाँ जी, फुरकान जी, डेली सी टाइम होती है 12:30 पर। और 2 मिनट डिले हो गया था थोड़ा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। अब देखो, सत्य मेव जयते कहां से लिया गया है। लिया गया है, ऑप्शन ऐसे देगा, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, और तीसरा आपका मांडोक्य उपनिषद, और चौथा इनमें से नहीं। आपको पता है कि भी सत्यमेव जयते सभी जानते हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, आपका मांडोक्य कर देंगे। वो सोचते हैं कि दोनों एक ही है। ठीक है जी। हाँ देखो, जैसे सोने मोला आप थर्ड, वही देखो, वही गलती तो कर रहे हैं आप लोग। वही गलती कर रहे हैं आप। अब देखो, जैसे मैंने कहा, बच्चे क्या करेंगे कि कहां से ले गया है सत्यमेव जयते, तो तुरंत आपका मांडोक्यू कर देंगे, ये वाला मांडोक्यू। तो मेरे भाई मांडोक्यू और मुंड दोनों अलग अलग हैं। मुंड कोपनिषद से लिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फिर इसका। जी पिंकी, जय श्री कृष्णा। जी मनोज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मांडोक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है भाई ये। और आपको पता, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है, ना कि यहां से लिया गया है। तो जल्दबाजी में लोग बिना पढ़े ना, रे बड़ा आसान क्वेश्चन है, सीधा आपका सी लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मांडोक्य उपनिषद और आपका मुंडको उपनिषद दोनों भाई अलग हैं, ध्यान रखना। और जहां सबसे बड़ा उपनिषद मैंने कल आपको बताया था बृहद आरण्यक उपनिषद है, वही सबसे छोटा मांडोक्य है। सत्यमेव जयते से इसलिए गया ना मुंडको उपनिषद से। अभी बस 2 पॉइंट ही लिखे हैं ये अभी। अच्छा जी, मोहित जी, जॉब के लिए जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप जॉब के लिए?
वो तो मजबूरी है, फिर क्या कह सकते हैं। जॉब भी जरूरी है, जीवन यापन करना भी जरूरी है। कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन ले लेना जी बाद में। क्लास रुक गई है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं रुकी। आप देखिए अपना नेटवर्क। और किसी की बताइए, और क्या क्लास रुकी है क्या जी? मोहित, पिंकी एंड ऑल ऑफ यू, क्लास रुकी है क्या? बताइए जी। दीपक बता रहे हैं कि क्लास रुक गई है। ऐसा तो नहीं कि आपका कुछ नेटवर्क समस्या हो? सही चल रही है जी आपकी नेटवर्क में समस्या। फोन के नेटवर्क चेक कीजिए आप जनाब, ठीक है? तो श्रीमान, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। राम प्रताप जी, नहीं रुकी, सही मना कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में समस्या है फोन के। तो भैया सबसे छोटा उपनिषद मांडोक्य है, जबकि सत्यमेव जयते तो इससे लिया गया, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तो आपको अगर पूछता है तो आपको देखना है, पहले मांडोक्य पूछ रहा है, मुंडकोपनिषद ऑप्शन में, कहीं आप भी तीसरा करते हो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? ध्यान रखना। 2-3 पॉइंट और देखते हैं इसमें। मोहम्मद इसाक की क्लास रुक गई है। हो सकता है कोई नेटवर्क समस्या हो, बाकी लोगों का स्मूथली चल रही है क्लास, ठीक है जी। बाकी 2-3 पॉइंट और लिखते हैं इसमें, फिर दूसरा सोर्स देखते हैं। तो कल हमने जाना था इनके बारे में, 1-2 पॉइंट रह गए थे इससे संबंधित, समय हो गया था। अब लिखेंगे, पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। सबसे बड़ा उपनिषद हो गया, सबसे छोटा हो गया, सत्यमेव जयते हो गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब पूछ सकता है सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। इसमें लिखेंगे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, यानी सबसे पुराना। बस यही पूछता जाता है, या तो सबसे पुराना पूछता है, सबसे बड़ा उपनिषद पूछता है, या फिर सबसे छोटा उपनिषद पूछता है संख्या कितनी है। बाकी कल मैंने इनके बारे में आपको सारा बता दिया था। क्लियर है जी? हाँ, वो नेटवर्क समस्या हो गई होगी आपकी तरफ से, अन्यथा यहाँ तो सभी सही चल रहा है, ठीक है जी। और इसमें एक पॉइंट और है जो पूछता है, उपनिषद जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, इसमें ही अद्वैतवाद, अद्वैतवाद की बात कही गई है, कही गई है, और कहा गया है, और कहा गया है ब्रह्मा ही सब कुछ है। अब एक शब्द आया यहां पर अद्वैतवाद, इसका मतलब जानते हैं? अद्वैतवाद जी। अब ये तो एक पॉइंट हो गया है, इंफॉर्मेशन होगी कि भाई छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, और पूछ सकता है कौन से उपनिषद में अद्वैतवाद की बात कही गई है, और कहा गया ब्रह्मा ही सब कुछ है, यानी सर्व खलत ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मा ही सब कुछ है। लेकिन शब्द आया अद्वैतवाद, इसका मतलब पता है क्या होता है? अद्वैतवाद जी, कई सारे दर्शन इनको आप जानेंगे हम आगे। और मैं पूछ रहा हूं अद्वैतवाद का अर्थ क्या है। अब ये मत बताना कि जी इन्होंने दिया था सिद्धांत, वो नहीं पूछ रहा मैं, वो बाद में बताएंगे हम। मैं पूछ रहा हूं अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद जी, बताइए अद्वैतवाद क्या है जी। प्रियंका राधे राधे जी, बताइए अद्वैतवाद क्या है, बताइए जी। जी नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा है जी, एक शब्द आता एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। देखो एक आता द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत का मतलब दो, यानी दो, दो सत्ताएं, ठीक है, दो सत्ता, द्वैतवाद। ये बात कर रहा है अद्वैतवाद, यानी इसका उल्टा, यानी इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। हाँ जी, वही नाज, वही ब्रह्मा ही सब कुछ है, अद्वैतवाद। तो इसमें कहा ब्रह्मा ही सब कुछ है, और ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, जबकि सबसे बड़ा उपनिषद आपका
मैंने कल बताया था बृहदारण्यक है, और सबसे छोटा उपनिषद मांडोक्य है। मांडोक्य और मुंडक में अंतर है। यदि पूछे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो आपको मुंडक उपनिषद बताना है। ऑप्शन में मांडुक्य होगा और एक होगा उनमें से कोई नहीं। क्लियर है जी? बताइए, अगर क्लियर है तो बताइए। बाकी इसको हम जानेंगे बाद में, दर्शन पढ़ेंगे ना थोड़े, एक दो दर्शन कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, शुद्धाद्वैत क्या है, इनको पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे इनको। जी क्लियर है जी? यस, चलो तो आगे चलते हैं फिर। ये हमारे उपनिषद स्रोत के आधार पर समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं भविष्य में यहां से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी? अब बात करते हैं जो हमारा अगला स्रोत है इतिहास को जानने को, वेदांग। वेदांग, ठीक है जी? पहली बात तो हम जानेंगे वेदांग है क्या है। वेदांग, वेदांग क्या है? ठीक है जी? जैसे नाम से ज्ञात हो रहा है कि वेदों का अंग है, जैसे नाम से पता पड़ रहा वेदों का अंग है। पहले एक पॉइंट लिखता हूं कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। इनकी रचना हुई थी वेदों को समझने के लिए। 6 वेदांगों की रचना की गई। चलो, तो हमें पता पड़ा जी, जो वेदांग है इनकी रचना इसलिए हुई थी कि हम वेदों को अच्छी तरह से समझ पाए। जो हमारे 4 वेद हैं, जिनको हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, आर्यों का आगमन पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, लेकिन जो मैक्स मूलर थे जर्मनी के, उन्होंने बताया कि वे मध्य एशिया से आए थे, और ये सर्वमान्य मत भी है। तो जब वेदों को पढ़ेंगे, उनके उपवेद पढ़ेंगे, जब वेदों को जानेंगे, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना, इनकी संख्या 6 है, इनको समझना है एक को। ठीक है जी? इनकी संख्या 6 है, तो हम इसको इस तरह से जान सकते हैं जी। अगर हम पहले की बात करें, तो पहले बात करते हैं व्याकरण की। ठीक है? व्याकरण की बात करते हैं, इनको समझाऊंगा मैं थोड़ा, ठीक है? समझना है आपको, रटना नहीं है। ठीक है जी? व्याकरण के बाद आपका ज्योतिष है, कल्प है, ज्योतिष है, तीसरा आपका कल्प है। पहले हम व्याकरण की बात करता हूं। देखो, जो व्याकरण है, व्याकरण जो वेदांगों में से एक है, जो व्याकरण, ठीक है जी? तो इसको पहली बात तो वेदों का मुख कहा गया है। नहीं, मुख बाद में बताएंगे, तो पहले व्याकरण का मतलब समझाता हूं मैं आपको। व्याकरण का मतलब क्या है यहां पर, वो तो एक बेसिक बात हो जाएगी, सभी जानते हैं। जो व्याकरण है, इसका मतलब होता है भाषा विज्ञान शब्द। एक मिनट, अगर हम इसके अर्थ की बात करें व्याकरण की, तो इसका अर्थ है भाषा विज्ञान शब्द। जो भाषा के तहत जो शब्द आपके यूज किए जाते हैं, और जो आपका व्याकरण है, इसको इसको वेदों का मुख यानी मुंह कहा गया है। वेदों का मुख, ठीक है जी? वेदों का मुख कहा गया है। ठीक है? अब देखो, व्याकरण है, इसका अर्थ है भाषा विज्ञान शब्द। ठीक है जी? इसका अर्थ है भाषा विज्ञान शब्द, और इसको वेदों का मुख कहा गया है। अब देखो, व्याकरण हमेशा आप इशारा देकर किसी को समझा थोड़ी सकते हैं कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है ना। तो आपको मुंह से बोलना होगा ना, मुंह से बोलना होगा, जब भी तो आप किसी चीज का उच्चारण करेंगे। तो जो आपका व्याकरण है, इसको वेदों का मुंह कहा गया, वेदों का मुख कहा गया है, और इसका अर्थ है भाषा विज्ञान शब्द। क्लियर है?
क्लियर है बताइए, वरना फिर बताता हूं। क्लियर है जी बताइए, कमेंट करके बताइए। जो आपका व्याकरण है, इसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान शब्द। और वेदों का मुख क्यों कहा गया है? इसे वेदों का मुख इसलिए कहा गया है, हम किस चीज का उच्चारण मुंह से ही करेंगे ना जी। प्रियंका ओके, क्लियर है, समझ रहे ना आप? ओके ओके जी। गौरव, शुभम, ठीक है जी। दूसरा जो आपका ज्योतिष है, ज्योतिष, ज्योतिष का जो अर्थ होता है, ज्योतिष का जो अर्थ है वो होता है भविष्य, भविष्य विज्ञान, ठीक है जी। तो जो आपका ज्योतिष है, जो आपका ज्योतिष है, इसका अर्थ है भविष्य विज्ञान, ठीक है। और इसको वेदों का नेत्र कहा गया है, ठीक है। इसे इसे वेदों का नेत्र कहा गया। नेत्र बोले तो आंखें, आंखें, आंखें कहा गया है, ठीक है जी। अब देखो वेदांग 6 हैं। पहला हमने व्याकरण जाना, इसका अर्थ जाना और किस आधार पर इसका अर्थ रखा गया है। दूसरा हमने ज्योतिष जाना। मलिक साहब समझा तो रहा हूं आपको वर्ड का मीनिंग, और मैं क्या बोल रहा हूं एक्सप्लेन वही तो कर रहा हूं जनाब श्रीमान जी। वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। आप शुरू से क्लास देखें, जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था उसी के आधार पर चल रहे हैं। मैं तो एक एक वर्ड का तोड़कर मीनिंग समझा रहा हूं। और बताइए और कैसा मीनिंग समझा, मैं समझा नहीं, दोबारा से कमेंट कीजिए आप। श्रीमान मलिक, मलिक साकिब, बताइए जनाब। एक एक वर्ड का मीनिंग तो समझा रहा हूं जनाब, बाकी और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप श्रीमान जी। दोबारा से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं वर्ड का मीनिंग तो समझा रहा हूं जनाब, और क्या समझा रहा हूं आपको ये बताइए आप। मैंने पहले बताया वेदांग क्या होते हैं। वेदांग 6 है। वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। पुरानी क्लास देखिए आप, उसमें मैंने वेद बताया, वेद क्या है। उसमें मैंने आपको बताया उपनिषद क्या है। मैंने सारी चीज खोल के बताया मेरे भाई। कोई बात नहीं, आप देखिए पुरानी क्लास देखिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। वरना अगर पुरानी क्लास नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। हर पिछली क्लास, जो हर अगली क्लास है, हर पिछली क्लास से लिंक है। ज्योतिष का अर्थ होता है भविष्य विज्ञान। जस्ट ए मिनट। हाँ जी भाई और बहनों, जरा फोन आ गया था जरूरी, चलते हैं फिर अपने मुद्दे पर। तो फिर हमने ज्योतिष, जो 6 अंग में से ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ होता है भविष्य विज्ञान। और इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। मेरे भाई वेदों का नेत्र क्यों कहा गया है? जो भविष्य देखता है ऐसा मानते हैं लोग कि वह आंख के द्वारा देखा जाता है। बेशक आंख नहीं की, आंख को बंद करोगे तो एक अंतर आत्मा जो होती है, जो हमारे अंतर आत्मा का मन होता है, वो उस आंख की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया ज्योतिष को वेदों का नेत्रिया आंखें कहा गया है, ठीक है जी। और इनको बोला जाता है, ज्योतिष का अर्थ होता है भविष्य विज्ञान। यहां तक क्लियर मेरे भाई दोनों जी? जनाब साकिब आप भी बताइए, यहां तक क्लियर है जी? साकिब अगर रेगुलर क्लास देख रहे हैं आप तो क्लियर है, बताइए जी। फिर आगे चलते हैं। हाँ जी कमेंट कीजिए श्रीमान साकिब, जनाब साकिब बताइए। ओके ठीक है, दोनों क्लियर हैं। चलो फिर आगे चलते हैं हम। अगला है आपका जो तीसरा है, उसको बोलेंगे हम छंद। अच्छा कल्प रह गया, व्याकरण। हाँ अच्छा कल्प रह गया। देखो कल्प की बात की जाए तो कल्प का जो अर्थ होता है कर्म कांडीय शास्त्र। इसका अर्थ है, अगर हम इसकी अर्थ की बात करें, अर्थ इसका कर्म कांडीय शास्त्र, ठीक है जी। और इसको 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 वेदों का हाथ कहा गया है। वेदों का हाथ कहा गया है, ठीक है जी।
इसको वेदों का हाथ कहा गया। समझे जी? देखो जो कल्प है, जो कल्प है उसका अर्थ है कर्मकांडीय शास्त्र, कर्मकांडीय शास्त्र, और वेदों का इसको हाथ कहा गया है। आपको यह सोचना कि कर्मकांडीय शास्त्र किस बला का नाम है। ठीक है जी? आपने देखा होगा जब कभी यज्ञ किए जाते हैं या फिर आपने शादी विवाह में, जो हिंदू धर्म के आधार पर शादी विवाह होते हैं, उनमें आपने देखो एक वो बनाया जाता है, एक हवन कुंड, और उसमें आहुति दी जाती है। तो आहुति दी जाती है तो उसमें कर्मकांड ही बोलते हैं उसमें, इस तरह से। जैसे अगर आप प्राचीन समय की बात करेंगे तो कर्मकांड किससे संबंधित? आपके यज्ञ होते थे उससे संबंधित थे। तो यज्ञ में आहुति कैसे देंगे आप? सामग्री ऐसे देंगे ना, हाथ से देंगे ना, या फिर ऐसे फेंक के मार देंगे? तो हाथ से देंगे ना। तो इसको क्या कहा गया? कल्प का अर्थ होता है कर्मकांडीय शास्त्र। इसको वेदों का हाथ इसलिए ही क्या कहा गया मेरे भाई? हाँ जी, मलिक साकी पूजा पाठ जी, इसलिए से वेदों का हाथ कहा गया। आहुति हाथ से दी जाती है, ओम स्वाहा, जो आहुति हमेशा हाथ से दी जाती है। क्लियर है यहां तक भाई? बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी? ओके, तो तीन हो गए ना, ये तीन हो गए, तीन हो गए। अब बात करते हैं हम, ये लिख देते हैं, यस ओके, रिपीट। मेरे भाई रिपीट ये है जो कल्प है, जो वेदांग का तीसरा भाग जो कल्प है, कल्प का अर्थ होता है, जो कल्प का अर्थ है, कल्प का अर्थ होता है कर्म कांडीय शास्त्र। और कर्म कांड से मतलब जो यज्ञ की आहुति दी जाती थी। यानी कि पहले क्या होता था, हाँ कह सकते हैं तांत्रिक, पहले क्या होता था, अब यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, वो किस लिए करता है? अपने भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, या फिर आपका मोक्ष के लिए, कुछ भी हो सकता है, अपना सबका अलग अलग होता है। ठीक है जी? पहले जो होते थे क्या होता था कि इस देवता को खुश कर दो कि ये प्रकृति बारिश ज्यादा दे, ये समस्याएं ना हमारे साथ, तो बलि भी दी जाती थी। तो यज्ञ जो होते थे, तो कर्म कांडीय जो बलि यज्ञ वगैरह वो कर्म कांड के तहत आते थे। और जो आहुति दी जाती आपका हाथ से दी जाती थी। जादू टोने की कहानी अलग है, आपका अर्थवेद में देखेंगे। ठीक है जी? जो मंत्र देखेंगे, अर्थवेद देखेंगे ना आप, चौथा वेद, उसको जादू टोने वाला वेद कहा गया है। आगे आएंगे, ठीक है ना? क्लियर है जी? किसने बोला था कि रिपीट? नाम ऊपर चला गया चैट में, तो क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं हम। अगला है छंद, नंबर 4, छंद। और भैया छंद का जो अर्थ होता है, छंद का अर्थ होता है आपका ध्वनि प्रभा, जो बार बार ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका अर्थ होता है ध्वनि प्रवाह। ठीक है? उसको लिखिए, फिर समझाता हूं। और जो छंद है, जो छंद है, इसको वेदों का पैर कहा गया है, इसको वेदों का पैर कहा गया है, पैर कहा गया है। ठीक है जी? किसी को पायल पहने देखा है कभी घर में, माता जी या वगैरह जो पहनते होंगे? जी जनाब। गौरव शर्मा, हाँ मैं जनाब बहुत बोलता हूं मैं। ठीक है? जनाब कह दे, श्रीमान कह दे, जेंटलमैन कह दे अपना, वही। ठीक है जी? जी अंकुर देसवाल, गुड आफ्टरनून। देखो छंद, जो चौथा आपका वेदांग है, वो आपका छंद है। और छंद का अर्थ है ध्वनि प्रवाह, बार बार किसी ध्वनि का प्रभाव होना, आवृत्ति होनी। जैसे कि पायल पहनकर चलता है ना, छन 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 ऐसे। ठीक है जी? जी गौरव शर्मा, कोई बात नहीं, आप बोलिए श्रीमान जनाब जो भी है। ठीक है? तो इसलिए इसको वेदों का पैर कहते हैं, वेदों का पैर कहा जाता है। हालांकि इतना डीप में कभी आपको जिंदगी में नहीं पूछेगा, ये आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा बस। कभी आपने किसी का इंटरव्यू दिया कि इसका मतलब बताइए, वरना आपने बहुत क्लासें ली होंगी, बहुत किताबें पढ़ी होंगी। इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, व्याकरण, और व्याकरण को क्या कहा गया है? वेदों का मुख कहा गया है। छंद को क्या कहा गया? वेदों का पैर कहा गया है। इसका अर्थ रेयर ही कोई आपको बताएगा मेरे भाई। भाई और बहनों, ये संबोधन पता किसका था भाई और बहनों? जब स्वामी विवेकानंद गए थे ना, जब धर्म संसद हुई थी आपकी, तो सबसे पहले उन्होंने बोला था भाई और बहनों।
कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, जबरदस्त भाषण था उनका। बाद में बहुत से लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, वो अलग बात है। हिटलर भी बोलता था फिर भाई और बहनों। देवी या सज्जनों, कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है जी, हाँ मोदी जी बोलते हैं भाई और बहनों। तो क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है जी श्रीमान, भाई और बहनों, क्लियर? बताइए यहां तक क्लियर? ओके शुभम जी, तो 4 हो गए। ठीक है जी, मेरे भाई 5वां है शिक्षा। शिक्षा, और जो शिक्षा का जो अर्थ बताया ना इन लोगों ने, शिक्षा का अर्थ बताया इन्होंने, ठीक है जी, जो शिक्षा का अर्थ बताया है वो होता है स्वर विज्ञान। हिंदी पढ़ी है? स्वर पढ़े हैं? हाँ जी, जी गौरव। हाँ जी, पढ़ते रहे आप, याद करते रहे। हाँ जी वही हिंदी। तो स्वर जानते हैं ना? तो शिक्षा का अर्थ इन लोगों ने स्वर बताया है, और जो शिक्षा है उसको वेद की नासिका अर्थात नाक कहा गया है। इसको वेदों की नासिका कहा गया, वेद का नाक, वेदों की नासिका कहा गया, नासिका अर्थात नाक। जैसे नाक कोई चीज बनते दूर से ही सूंघ लेती है ना, दूर से ही सूंघ लेती है नाक। ये जो शिक्षित व्यक्ति होता है पहले अंदाजा लगाया जाता है, अच्छा हमको मूर्ख बना रहे हैं आप, होता है ना। और जो बेचारा शिक्षित नहीं है, अगर वो तेज तर्रार भी होगा फिर भी वो मार खा जाता है कहीं ना कहीं। अगर आदमी शिक्षित है सही रूप में, किताबी ज्ञान के साथ साथ उसने दुनिया को सही से समझा है, परखा है, जाना है, तो तुरंत पहचान लेगा ना। जैसे नाक सूंघ लेती है कि आज क्या बना है, पनीर बना है, आलू बने या फिर क्या बना, आते हैं बाहर से बोलते हैं ना कि क्या बनाया, ठीक है ना, ऐसी। तो ऐसे इसको वेदों की नाक कहा गया है, शिक्षा को। अब घर में आते हैं देख लेते हैं ना कि क्या बनाया मम्मी आज, पनीर बनाया, कोरमा बनाया है, फिर आलू बनाया, क्या बनाया, फिर बिरयानी बनाई है, जो भी है, ठीक है जी, अपने अपने खान पान के आधार पर। हाँ जी, जो भी, जो इसको अच्छा लगता है। और छठा है मेरे भाई निरुक्त। निरुक्त, पहले इसका अर्थ जानते हैं, निरुक्त का अर्थ क्या है? निरुक्त, देखो जो निरुक्त है, इसको थोड़ा आगे भी जानेंगे निरुक्त को। इसका अर्थ होता है शब्दों की उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है जी, इसका अर्थ होता है शब्दों की उत्पत्ति। जो नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है ना जी, धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है जी, तो शब्दों की वो तो एक कला है, आर्ट है, वो तो एक, वो तो वो भी सुहासनी भी करती है ना ऐसा। तो एक कला है, आर्ट है, किसी के पास भी हो सकती है। तो भैया जो निरुक्त है इसका अर्थ है शब्दों की उत्पत्ति, जो बार बार शब्दों की, नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। और जो शब्दों की उत्पत्ति होगी कान से सुनोगे ना, सुनोगे तो कान से, तो इसको वेदों का कान कहा गया है, इसलिए इसको वेदों का कान कहा गया है। वेदों का कान, वेदों का इसको कान कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां तक बताओ, कोई बात समझ नहीं तो फिर आगे चलें। ठीक है जी, तो भाई और बहनों, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? जी, ये शॉर्ट नहीं है जनाब, ये तो सोर्सिस हैं। श्रीमान दीपक, बस ये मत पूछो शॉर्ट कब तक खत्म हो जाएगा। जब तक आपको इतिहास समझ नहीं आ जाता है, और जब तक आप इसका रिवीजन सही से नहीं कर लेते हैं, वरना मेरे का 15 दिन में भी इतिहास समाप्त करा सकता हूं।
30 क्लास में भी खत्म करा सकता हूं, ठीक है। फिर वही वाली बात है, फिर घंटों से कहां तोलते हो कि कब तक समाप्त हो जाएगा। अपना चल रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना, इंटरेस्ट लीजिए, अपना पढ़ते रहिए आप। वही ना, दोबारा मत पूछना ऐसे, ठीक है, कब तक समाप्त हो जाएगा। जब भी होगा होता रहेगा। अभी तो यूपीएसआई का बैच है, 10 महीने की इसकी वैधता है, वैलिडिटी है, तो उससे पहले समाप्त करा दूंगा, ठीक है जी। नोटेड। शुक्र समझो तुम ऑफलाइन में नहीं हो, ठीक है ना। जैसे होता है ना ऑफलाइन में, जैसे हम पढ़ाते हैं जी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे मैं समझा रहा हूं, कुछ को होती है ना आफत लिखने की, बस लिखवा दो, जल्दी खत्म कराओ कहानी की। तो हम समझाते हैं कभी नहीं, लिख, जैसे एक दो बोल जाते हैं जिनको जिनको पता नहीं होता, नए होते हैं, मुझे लिखवाओ, मैंने खड़ा हो जाओ। मैंने कि आज के बाद मत कह दी भाई मुझसे कि लिखवाओ, ठीक है, पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, खाल में घुस भर दूंगा ही। थोड़ा हमारा ऐसे होता है ऑफलाइन में, जबरदस्त अनुशासन, इसलिए तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं इंडियन कोचिंग से जी। हाँ जी, 18 महीने की वैलिडिटी है, मैं 10 की गलत बोल गया। चलें जी फिर आगे। अब देखो यहां से एक दो पॉइंट लिख लो जो वेदांग से संबंधित है। सच्ची बात है जनाब गौरव जी, सिलेक्शन जब भी होता है ना, सही से पढ़ते हैं क्या कि कोर्स बस जल्दी लिखवाओ, कोर्स कंप्लीट करो, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। हमें कोर्स कंप्लीट करने के लिए थोड़ी आए हैं, हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन हो जाए बच्चों का ज्यादा से ज्यादा। जो हमारा 18-19 साल से नेम है, फेम है इंडियन कोचिंग का, वो हमेशा बना रहे। तो इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र, एक पिंगल मुनि थे, उनका छंद शास्त्र था। पिंगल मुनि, पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। पूछ सकता है छंद शास्त्र किसकी रचना है, तो आपको बताना पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। छंद पर लिखी गई, और हिंदी में आपने छंदवंत पढ़े होंगे, छंद पर लिखी गई सबसे, तो पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखी गई सबसे प्राचीन ग्रंथ है। छंद पर लिखा गया, पहले भैया मैं यही था इंडियन कोचिंग में, छंद पर लिखा गया, 2013 से पढ़ा रहा हूं इंडियन कोचिंग में। बीच में फिर थोड़ा पढ़ाई के सिलसिले में, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो दिल्ली वगैरह रहे, फिर एक साथ घूमते रहे, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी दुबई, कभी गोवा, कभी कहीं कभी कहीं, और सारी दुनिया का सार जान के पता पड़ा कि संतुष्टि जो यहीं है, और पढ़ने और पढ़ाने में कहीं नहीं है, ठीक है जी। कोई बात नहीं दीपक जी, अगर आपका पीछे का क्लास है तो उसको करिए आप। जब आप पीछे की क्लास ले लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी जरा सी भी। अगर बीच में से आप क्लास लेंगे तो समझ नहीं आएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा, शुरुआत से क्लास लेना शुरू करें आप। हाँ जी ना, आज मैं पहले से 2013 से पढ़ाया था, मैंने शुरुआत की थी संदीप सर के साथ। दो 2013 से 16 तक पढ़ा, फिर बीच में इंडियन कोचिंग से, फिर क्या कहीं नहीं पढ़ाया, फिर कुछ दिन तक अपना पढ़ाई करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, फिर 2018 में आए। अब फिर लगभग, हाँ तो पहला पॉइंट तो होगा पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पहला फैक्ट। इसमें पॉइंट जुड़ना, सर्वप्रथम इसी में, सर्वप्रथम
इसी ग्रंथ में, सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में, देखो आपको दो शब्द आते हैं, एक आपका पॉइंट या बिंदु, आपने सुना होगा। यहां से पूछ सकता है कि इस ग्रंथ में सबसे पहले शून्य के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो इसमें क्या गया है जी? गौरव आप रिवीजन कीजिए और अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। भैया सिलेक्शन मेरे 6 हो गए। सबसे पहले दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, फिर संदीप सर के साथ आया, मन नहीं था, फिर सीपीओ बीएसएफ 2 बार, फिर यूपी पुलिस, फिर दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल, संजीव सर को भली बात ही ज्ञात है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, मैं फालतू कमेंट लेता ही नहीं हूं, ठीक है। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर, बाकी बच्चे इतने समझदार है, फालतू करते नहीं बेचारे, भाई देखो जिसने क्लास में उसको समस्या हो सकती है। इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर, लेकिन आपको यही सलाह दे रहा हूं भाई, पहले शुरुआत से क्लास देखो आप। इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु अर्थात पॉइंट, क्या लिख रहा हूं मैं, शून्य के स्थान पर जीरो जीरो तो कुछ सुनने होगा, शून्य के स्थान पर बिंदु का यानी पॉइंट का, बिंदु का प्रयोग किया गया। तो भाई आपको यही सलाह दूंगा मैं कि आप अगर मेरी क्लास देखें तो शुरू से देखें, अन्यथा ना देखें, वरना समझ नहीं आएंगी। पुरानी क्लास देखने के बाद ही आप अगली क्लास समझ पाएंगे। फिर आप यहां आएंगे, पूछेंगे ये क्या है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई पहले पुरानी क्लास तो लो आप, जब भी तो आपको समझ में आएगा। नोट्स बना के नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो जबरदस्त तरीके से, भूत बना दो एकदम, कॉपी का दिख जाती है कॉपी पड़ी हुई की पड़ी हुई, या फिर इसको रखा गया है शोकेस में। पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये मैं लिखवा रहा हूं, क्यों लिखवा रहा हूं, पीडीएफ थोड़ी देने के लिखवा रहा हूं, इसको आप नोट्स बनाइए, पीडीएफ नहीं मिलेगा। अगर कभी भविष्य में कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता, पीडीएफ तो मिलेगा, वरना पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ में बिलीव नहीं करते हैं हम, लिखो और याद करो। एक पॉइंट तो लिखना है, ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछता है इसको, ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ लगध मुनि का, नाम सुना है लगध मुनि का? इसके रचनाकार लगध मुनि हैं। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष है, ठीक है जी। अब तुम्हारी इच्छा, पानी के साथ पियो नोट्स को या खाने के साथ खाओ, ये तुम जानो बेटा, पर भाई पढ़ लो, ठीक है। याद करोगे, रिवीजन करोगे तो फायदा होगा, वरना कुछ फायदा नहीं है। कितने आए कितने चले गए, सिकंदर, जितेंद्र, सुरेंद्र, प्रेंद्र, कितने चले गए बेटा? पढ़ो और इसको रिवाइज करो। अब यहां तक बताओ, किसी को कोई समस्या जी इसमें? बताइए। पहले हमने थोड़ा उपनिषद के, वेदांग के बारे में जाना, उपनिषद समाप्त किए तो उनका अर्थ बताया, फिर उपनिषद संबंधित ये हमने 2 पॉइंट जाने जो कि भविष्य में पूछने की संभावना पूछ सकता है। आगे चले मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? रोजाना अपना क्लास लो, पुरानी क्लास जरूर देखना, ठीक है। चलो, अब एक शब्द जो हम देखेंगे आगे, जो सोर्स है इनको जानने के, इतिहास को जानने का जो सोर्स है वो है आपका सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य। अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सूत्र साहित्य है क्या ये जी, सूत्र साहित्य है क्या ये? देखो ऐसा होता है, सूत्र साहित्य में क्या होता है लिखवाऊंगा, इसमें क्या होता है, जो आपका सूत्र साहित्य होता है इसमें छोटे छोटे वाक्य होते हैं,
लेकिन वाक्य इस तरह के होते हैं कि एक शब्द में ही पूरी कहानी बता देते हैं वो। हाँ जी, इसी के तहत आता है कल्प सूत्र भी, पूरी कहानी बताते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई मुहावरा है ना, मुहावरा मुहावरा है या लोकोक्ति है, उसको लिखा और बहुत सारी बातें बता देता है ना, जैसे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। इस तरह के मुहावरे होते हैं ना, यानी कि एक शब्द बहुत सारी बातें बता देता है। तो सूत्र साहित्य ऐसा होता है कि छोटे छोटे वाक्य होते हैं लेकिन उनका अर्थ बड़ा व्यापक होता है। पहले तो ये समझिए आप, सूत्र साहित्य का अर्थ यहां लिख देता हूं, इसका अर्थ क्या होता है एक लाइन में, वरना पता पड़ा कि सूत्र साहित्य पढ़ लिया और पता नहीं है क्या है सूत्र साहित्य। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के साहित्य में, इस प्रकार के साहित्य में छोटे छोटे वाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है जी। परंतु जिनका अर्थ व्यापक होता है, बहुत बड़ी बात कह जाते हैं छोटी सी बातों में, जिनका अर्थ व्यापक अर्थात बड़ा व्यापक होता है, ठीक है जी, समझे जी। जैसे कहते हैं ना कि उस कवि ने अपने वाक्यों में गागर में सागर भर दिया, कम बोला लेकिन बहुत बड़ी बात कह गया, ठीक है ना। ऐसे आपके सूत्र साहित्य होते हैं। क्लियर जी, यहां तक कोई दिक्कत जी? क्लियर है? बताइए सभी लोग, क्लियर है जी? जी। और देखो यहां से एक दो क्वेश्चन बनता है कि गद्य में है पद में है। सूत्र साहित्य हमेशा गद्य में मिलते हैं, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं मैं, लिखिए सूत्र साहित्य, अगर उदाहरण लिखो तो सूत्र साहित्य गद्य में है। पाणिनि की एक रचना अष्टाध्यायी, सुना है? वो भी सूत्र साहित्य है, गद्य में है, गद्य में है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, नाम तो सुना होगा आपने, बड़ी फेमस है ये। अष्टाध्यायी सूत्र साहित्य का प्रमुख उदाहरण है, सूत्र साहित्य का प्रसिद्ध उदाहरण है। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी लाके पढ़ने मत लग जाना, ठीक है ना। आपको रिसर्च नहीं करना, आपको पेपर पास करना, इतना जाने के इतना बहुत है। कभी मन में आए कि लाऊंगा स्कोर पढ़ूंगा कि क्या बला है, नहीं, पेपर पास करो, रिसर्च मत करो, ठीक है जी। हाँ जी, गद्य में गद्य है, गद्य और पद नहीं पता आपको? गद्य, अंतर पता है गद्य और पद का? जी, अंतर पता आप लोगों को गद्य और पद का? गद्य, जी, हाँ जी जनाब गौरव, गद्य में अंतर पता है गद्य और पद का? गद्य और पद में क्या अंतर होता है? हिंदी तो पढ़ी होगी, हिंदी पढ़ी है? यस। अब देखो ऐसा है, यहां तक क्लियर है जी? चलो, अब जो ऐसे सूत्र साहित्य, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम होते हैं, विधि नियम कानूनी बात बताई जाती है, यानी कि अब तो संविधान है, जिनमें विधि नियम होते हैं उसके अनुसार समाज को चला जाता है। हाँ जी, हिंदी में दोनों होते हैं, गद्य और पद, ठीक है। तो ऐसे सूत्र साहित्य, ऐसे सूत्र जो विधि नियम से संबंधित, उनको कल्प सूत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे ऐसे सूत्र जिनमें, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम
विधि नियम होते हैं उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। जैसे आप जैन धर्म में पढ़ेंगे ना कल्प सूत्र, तो उसमें जैन धर्म के नियम है मेरे भाई। जैन धर्म कैसे होगा, उनके नियम कानून है, उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। ठीक है जी। तो विधि नियम समझे पहले, तो विधि नियम, हाँ जी, एक को गाकर सुनाते हैं, एक में लेखक होते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई रिवीजन करो और पढ़ो, जब ये सिलेक्शन होगा, ठीक है, और मैं इसी बात को गाकर सुनाऊं कविता के माध्यम से, तो अंतर हो जाएगा। चलो मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम होते हैं उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। मान लो जैसे कोई देश संविधान से चलता है नियम के अनुसार, आपके घर परिवार का कोई नियम होगा, भी वहां नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। ऐसे जो आपका कल्पसूत्र का आपने नाम सुना होगा, जब आप जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म के कुछ नियम कानून है, उनको कल्पसूत्र कहा जाता है। तो ऐसे विधि नियम या विधि कानून, सॉरी, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम होते हैं उन्हें कल्पसूत्र कहा जाता है। क्लियर है जी? आगे चलें, क्लियर जी। अब इसके प्रकार बताऊंगा, 4 प्रकार हैं कल्प इसके, आपके कल्प सूत्र के। जो आपका सूत्र साहित्य कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। चारों में से क्वेश्चन बन जाता, थोड़ा डेप्थ में जाकर अगर पूछेगा तो। आज यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए, फिर आगे चलें जी। ओके, ठीक है। अब देखो, हमने सूत्र साहित्य की बात की थी। आगे देखें, कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। जो सूत्र साहित्य में आपका कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। और जब यहां से क्वेश्चन बनता है ना, ज्यादातर बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो फिर कहते हैं पता नहीं कहां से आया क्वेश्चन। उनसे कहे भाई कहां से नहीं आया, वहां से आ, जहां से आते हैं, लेकिन तूने पढ़ा नहीं है मेरे भाई। अब सबको बदनाम मत करके कहां से आया क्वेश्चन, कहते पता ना कहां से आया, मैंने तो बहुत पढ़ा। और मैं कहूं तेन ना पढ़ा कुछ भी अभी, अब पढ़ बेटा। हाँ जी, चलें। तो इसके 4 प्रकार हैं। नंबर 1, स्रोत सूत्र। मतलब बताऊंगा इनका, स्रोत सूत्र। ठीक है जी, स्रोत सूत्र। अगला है ग्रह सूत्र। ठीक है जी। एक है आपका सुलभ सूत्र, और चौथा आपका धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, ठीक है जी। ये आपके 4 प्रकार हैं। ठीक है जी। अब देखो यहां से क्वेश्चन बस इतना बनेगा, पहली बात तो 4 प्रकार आपको पता पड़ गए हैं। ठीक है जी। फिर दूसरा कि जो स्रोत सूत्र है यू क्या है, इसका अर्थ पूछेगा बस आपसे एग्जाम में, और नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पुरोहिती का कार्य नहीं करना है, आपको पेपर पास करना है। ठीक है, तो यहां से पूछेगा, तो यहां पे हम 2-3 शब्द लिखेंगे। ये वेदों से संबंधित यज्ञ के भाग हैं। ये वेदों से संबंधित, वेदों से संबंधित यज्ञ के भाग हैं। यानी कोई यज्ञ होता था ना, जो यज्ञ होता था, तो इसकी बातें इससे मिलती हैं, यज्ञ के भाग हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको, आपसे इतना ही पूछेगा। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई स्रोत सूत्र किससे संबंधित, ऑप्शन होगा ये वेदों से संबंधित यज्ञ के भाग हैं, या फिर बोलेगा कि इसमें घरेलू संस्कार दिए गए हैं, या बोलेगा कि ये भारतीय नियम के प्रारंभिक स्रोत है। तो आपको बताना है कि वेदों से संबंधित यज्ञ के भाग हैं। दूसरा आपका जो ग्रह सूत्र है, इसमें लिखेंगे, इसमें उपनियन, अभी समझाऊंगा होता क्या है। इसमें उपनियन
विवाह मृत्यु आदि। देखो ऐसा है, एक आपका ओपिनियन है, सॉरी ओपिनियन है, चलो पहले पूरा देता हूं। इसमें ओपिनियन विवाह मृत्यु आदि घरेलू संस्कार के बारे में उल्लेख है, बारे में उल्लेख है। ठीक है जी, अब इसको आप समझिए। देखो भाई, उपनयन संस्कार क्या होता था, पहले इसको जानना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, देखो उपनयन संस्कार ये था, उपनयन संस्कार जब कोई बच्चा बड़ा हुआ तो उसे करा दिया गंजा, गंजा करा के गुरु के पास भेज दिया कि जा बेटा शिक्षा ग्रहण कर ले, तो उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। जब वो जाएगा गुरु के पास, और गुरु के पास पहले कहां जाता, गुरुकुल में जाता। पहले आपको पता गुरुकुल पद्धति थी और शिक्षा आपकी मौखिक थी। ठीक है, शिक्षा कैसी थी, मौखिक थी। और गुरु के समीप बैठेगा, गंजा कराया उसको भेज दिया, गुरु उसको रटवा रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो जो उपनयन, तो जो आपका शिक्षा से संबंधित जो संस्कार होते थे, जो पढ़ने भेजा जाता था, जैसे बच्चे जाते हैं शुरुआत में एलकेजी यूकेजी शुरुआती स्कूल में, तो पहले गुरु के पास जाते थे, गुरुकुल में उनको मौखिक शिक्षा दी जाती थी, उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। यानी कि गंजी खोपड़ी कराई कि जा, हर वर्ण का अलग अलग था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ जी, जी बिल्कुल पड़ेगा। बाकी विवाह आपको पता है, मृत्यु पता है, यानी जो विवाह में मंत्र वगैरह जो भी, यानी कि आपने पता हो कि विवाह में ऐसा करो, एक दिन पहले मंडा करा दो, ये करा दो, वो करा दो, आपको पता होगा। ऐसे मृत्यु में अलग अलग अपने संस्कार होते हैं कि भाई तेरहवनी होगी, तीज होगा, इस तरह से जो ये संस्कार मिलते हैं, घरेलू संस्कार, ये किससे मिलते हैं, आपके गृह सूत्र में पाए जाते हैं। पूछ सकता है गृह सूत्र में किसका जिक्र है, तो ऐसे घरेलू संस्कारों का उल्लेख है। मेरे भाई क्लियर है तो बताइए, वरना फिर भर बताऊं। क्लियर है भाई, यहां तक सभी को बताइए जी, जी क्लियर है यहां तक, चले आगे बताइए, कमेंट कीजिए क्लियर है, फिर आगे चलते हैं, गृह सूत्र देखते हैं, गृह उसका आपका सुलभ सूत्र। जी क्लियर है, चलो अब धर्म सूत्र की बात कर लेते हैं। पहले ये दो हो गए, चलो यही लिख देते हैं इसको। चलो अब आता भी है धर्म सूत्र को देख लेंगे। धर्म सूत्र या सुलभ सूत्र, पहले धर्म सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, ये धर्म जो सूत्र है, अब देखो ऐसा है जी, पहली बात तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, ये भारतीय विधि अर्थात नियम के प्रारंभिक स्रोत है। ये भारतीय विधि बोले तो कानून, विधि के प्रारंभिक प्रारंभिक स्रोत हैं, स्रोत हैं। ठीक है जी, पहले पूरा लिखता हूं इसको फिर समझाता हूं। भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं, इसमें सामाजिक नियमों का, सामाजिक नियम, इसका कीवर्ड है सामाजिक नियम, ध्यान रखना, वो घरेलू था, ये सामाजिक है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, जबकि उसमें क्या था, उसमें घरेलू संस्कार, घरेलू नियम थे, सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है जी, देखो ऐसा है जी, पहले समाज के अपने नियम थे, जो भारतीय कानून कह सकते हैं, शुरुआती समाज के अपने नियम थे, जो अब भी फॉलो किए जाते हैं। लेकिन वैश्वीकरण आ गया है, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, तो नियम की बंदी से टूट रही है। फॉर उदाहरण, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, मान लो पहले भारतीय नियम थे कि भाई, मतलब शादी की बात करें, हालांकि एक वो तो घरेलू नियम हो गया, शादी में उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, या फिर समाज की बात करें कि भाई शादी, वो तो नहीं, वो सामाजिक नियम बहुत सारे हो जाएंगे कि शादी
तुम्हें अपनी जाति में करनी है, अपने धर्म में करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। सामाजिक नियम, जैसे वर्ण व्यवस्था थी कि अपने वर्ण में करनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। जो कानून थे, सामाजिक नियम, तो उसमें ये प्रारंभिक स्रोत है और ये सामाजिक नियम दिए गए हैं। अब समय के साथ साथ जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, आपका वैश्वीकरण बढ़ रहा है, तो सब सामाजिक नियम टूट रहे हैं। आदमी एक दूसरे जुड़ रहा है, अपना मस्त लाइफ चलती है, अब आदमी आजाद है, ठीक है जी, समझे जी, समझ गए? और उदाहरण दूं? हाँ जी, समझ गए? और उदाहरण दिया जाए? सामाजिक नियम तो आप जानते हो ना। किसी ने कहा था कि मनुष्य पैदा तो आजाद होता है, लेकिन जन्म के बाद सामाजिक बंदिशों में बन जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, 5 लोग क्या कहेंगे। फिर बाद में 4 लोग ही ले जा रहे हैं लाद के, ओम नम स्वाहा, राम नाम सत्य करते हुए। देखो दीपक, सामाजिक नियम गलत हैं सही है, या अपनी अपनी अलग किसी की परिभाषा हो सकती है। हाँ, ये देखो अपने अपनी अपने का सामाजिक नियम गलत हैं सही है। आपके लिए सामाजिक नियम अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, किसी के लिए अलग हो सकते हैं, थिंकिंग भी अलग हो सकती है, ठीक है। मैं किसी सामाजिक नियम को नहीं मानता, ऐसे सामाजिक नियम जो दूसरे का नुकसान करते हो। जी सोच, ऐसे सामाजिक दूसरे का नुकसान करते हो, मैं ऐसे किसी सामाजिक नियम को नहीं मानता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पता है सामाजिक नियम है, इससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। बाकी अपनी अपनी सोच होती है सामाजिक नियम के आधार पर, तो इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो एक और रहेगा हमारा, कौन सा, इसको भी खत्म करते हैं, सुलभ सूत्र। जी, नाज, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते लिखते रहो, सिलेक्शन लो और टेंशन फ्री रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, वही सबसे बेस्ट सामाजिक नियम है, सबसे अच्छी बातें वही हैं, ठीक है जी। हाँ तो भैया चौथा है सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र जो चौथा है, ठीक है जी, सुलभ सूत्र। अब देखो, एक शब्द आता है ज्यामिति, पढ़िए ज्योमेट्री, पढ़िए ज्योमेट्री जी। तो भारतीय ज्यामिति है ना, कहा जाता है उसका विकास इसी से किया था, जो सुलभ सूत्र, सूत्र का मतलब में बांध लेना, सुलभा है जी, सुलभा, शुल्क नहीं है, सुलभ है, सुलभ, ये बै है, बाबा वाला बै, सुलभ, दोबारा से लिख रहा हूं, सुलभ सूत्र, ठीक है जी। कहते ना कि हमको नियमों में बांधा हुआ है, सूत्र में बांधा हुआ है। ऐसे क्या होता था, जो यज्ञ होते थे ना पहले, जो यज्ञ वेदी जानते हो ना, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी, जो उसकी माप जो होती थी, उसकी माप जो होती थी यज्ञ वेदियों की, जो यज्ञ किए जाते थे, जो यज्ञ वेदियों का निर्माण होता था, तो इसी के तहत उनकी माप होती थी, इसी के तहत, सुलभ सूत्र के तहत, ठीक है जी। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गणित की प्राचीन पुस्तकें हैं, ये गणित की प्राचीन पुस्तकें हैं, ठीक है जी। दीपक, अर्थ पूछ रहे हैं, अर्थ पूछ रहे हैं, EARTH, यानी अर्थ की बात कर रहे हैं आप, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य की बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम प्राचीन की बात करें ना अपनी, तो हम प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र में बहुत आगे थे, प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन जब कर्मकांड की पद्धति चालू हो गई, हर चीज को चमत्कार से जोड़ा जाने लगा, फिर हमारा ज्योतिष शास्त्र धराशायी हो गया, हर चीज में चमत्कार, ठीक है। तो दीपक जी आपके सवाल का जवाब था ये, बाद में
जब चमत्कार की आ गई ना स्थिति, तो सारा ज्योतिष शास्त्र धराशायी हो गया, वरना दुनिया में बहुत आगे थे हम ज्योतिष शास्त्र में। प्राचीन काल में बताऊंगा कैसे थे। हाँ जी, सुलभ सूत्र, तो इनके बारे में कहा जाता है गणित की प्राचीन पुस्तकें भी हैं और इनसे माप होता था, और ज्यादातर माप किसका, जो यज्ञ वेदी होती थी उसका माप भी इनसे ज्ञात किया जाता था। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, कुछ विद्वानों का विश्वास है, कुछ विद्वानों का विश्वास है, विश्वास है ये गणित की प्राचीन पुस्तकें हैं, ये गणित की प्राचीन पुस्तक है, प्राचीन पुस्तकें, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है जी, प्राचीन पुस्तकें हैं, भारतीय ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं, पढ़ी होगी 10वीं में, इसमें लिखिए भारतीय ज्यामिति का विकास, भारतीय ज्यामिति, ज्यामिति का विकास इन्हीं से माना जाता है। सुलभ सूत्र से पूछ सकता है क्वेश्चन, इन्हीं से ही माना जाता है, माना जाता है। सूत्र का मतलब नियम भी होता है, कहते हैं कि हम ऐसे सूत्र में ऐसे नियम में बंधे हुए कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऐसा स्टेटमेंट अक्सर लोग देते हैं। वो वाली कहावत है ना कि अपने कर्मों पर पर्दा डाल के इंसान कहता है जमाना खराब है। मेरे भाई ज्यामिति नहीं पढ़ी आपने, किसी बात कर रहे हैं आप, ज्योमेट्री तो उसी से संबंधित है, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, इसमें यानी सुलभ सूत्र में, इसमें यज्ञ, यज्ञ वेदी नहीं होती थी, यज्ञ वेदी, इसमें यज्ञ वेदी, इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण, यज्ञ वेदियों के निर्माण, हालांकि 1:40 हो गई है, पर कोई बात नहीं, इसको समाप्त कराऊंगा, मेरी क्लास भी नहीं है आज, वरना 1:45 से मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, तो आराम से इसको समाप्त कराता हूं अभी, ठीक है जी। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप यानी इसका मेजरमेंट, माप के विभिन्न तरीकों का उल्लेख है, किस तरह से इसको मापा जाए, और इस तरह से विभिन्न तरीकों का उल्लेख है सुलभ सूत्र में। तो 3-4 पॉइंट हैं सुलभ सूत्र के जो पूछ लेता है, ठीक है जी। उल्लेख है, तो इतना ही बहुत है इसमें। तो भाई समझ में आया आपको ये कल्प सूत्र और आपका धर्म सूत्र साहित्य, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेहा, नाज, गौरव, सचिन एंड ऑल ऑफ यू, क्या बताएं? दीपक बताइए क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए जी। दीपक क्या पूछ रहे हैं आप? आपने कहा मेरे बता दो, तो बताइए क्या बताना, क्या पूछना है जी। दीपक बताइए क्या पूछना है। वही वाला क्वेश्चन मैंने बताया तो था कि ज्योतिष शास्त्र में हम बहुत आगे थे, चमत्कार की कहानी आ गई बीच में, और चमत्कार के चक्कर में साइंस हमारा, ज्योतिष हमारा छूटता गया, ठीक है जी। चमत्कार, सर इसमें पे की पाई 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 22/7, देखो पाई साई का तो इसमें जिक्र नहीं है इतना खास, लेकिन गणित की प्रथम पुस्तक माना जाता है, ठीक है जी। अब पाई इसमें पाई नहीं थी, इसका इतिहासकार बता दें कि पाई यहीं से पाई थी या कहां से पाई थी पाई, ये इतिहासकार सही रूप से नहीं बताते हैं, ठीक है जी। आर्यभट्ट को लाएंगे, उनसे पूछेंगे। चमत्कार देखो क्या होता है,
देखो यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हर चीज को तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर देखेंगे, ठीक है जी, और आप किसी भी चीज पर तब विश्वास करेंगे जब वो कसौटी पर खरी उतर जाएगी, ठीक है। और किसी जादूगर ने ऐसे करके ऐसे कर दिया, उसकी ट्रिक है, कला है, अब उसको चमत्कार मान लेंगे, नहीं, उसको तथ्य पर जाओ ना, उसके फैक्ट देखो। कौन से धर्म सूत्र का जी? देखो जो भी पहले सामाजिक नियम थे, सामाजिक नियम बने थे ना, कि ये वर्ण ऐसा नहीं करेगा, कि पढ़ने पढ़ाने का अधिकार इस वर्ण को होगा, इस वर्ण को अन्य वर्णों की सेवा करने का अधिकार होगा, मतलब काम होगा, इस वर्ण को व्यापार का, सामाजिक नियम तो थे एक तरह से, तो बाद में टूटते गए। पाई, पाई की वैल्यू, हाँ जी, अब पता नहीं पाई कहां से पाई थी, ये इतिहासकार इसमें तो नहीं है, कहीं और से पाई होगी पाई, ठीक है जी। जी मनोज जी, धर्म सूत्र, ये सामाजिक नियम जो वर्तमान में टूटते जा रहे हैं और अति आवश्यक भी है, ठीक है। सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी मस्त होने चाहिए। आगे पीछे का जन्म तो मुझे पता ना भाई, देखो, ठीक है जी। बाकी कोई आपका एक्चुअल कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैं आगे पीछे के धर्म में विश्वास ही नहीं रखता, उसमें जन्म में। मैं तो इस जन्म में विश्वास रखता हूं कि जन्म में अच्छा करो, वही बेस्ट है। अब किसी ने देखा थोड़ी है पिछले जन्म में आप क्या थे, अब मैं आगे जन्म में क्या बनूंगा, ये तो सब बेहुदा बातें हैं। आप मानते हैं, आपकी इच्छा है, आपका व्यक्तिगत मामला है। क्वेश्चन वो कीजिए जो वास्तव में कंपटीशन वाले हैं, ये किसी ओझा से करना आप इस तरह के क्वेश्चन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए, फिर क्लास का समापन करते हैं जी। जी भाई और बहनों, नो। देखो जी, बागेश्वर धाम भी उनका मामला, ये जाने, मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है जी। ये तो मीडिया सीडिया का मुद्दा है, मुझे लेना क्या बागेश्वर धाम से, वो कर रहा करने तो मुझे क्या, ठीक है जी। ये तो बागेश्वर धाम के वो जाने या फिर वो जाने उनका, ये हमारे मतलब की कंपटीशन की चीजें तो इसमें बात ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। सभी को बाय बाय।